काली और गोरी बहू के बच्चे का स्वागत। भारती अपनी दो बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। भारती के दोनों बेटों की शादी हुए काफी समय हो चुका था और अब उसकी दोनों बहुएं ही प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। तमन्ना बहू, ले, मैं तेरे लिए अचार लेकर आई हूँ। इसे अपने कमरे में छिपा कर रख लेना। अगर इस काली माई ने देख लिया तो फिर उसे भी देना पड़ेगा। शुक्रिया माँ, मैं इसे रख लेती हूँ। तमन्ना ने अपनी सास के हाथों से अचार ले लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। ये पूरा मंजर उनके ही पीछे खड़ी मुस्कान ने देख लिया था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोली और दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह शाम हो गई। बहू, अरे मुस्कान, मुस्कान बहू। हाँ माँ। क्या कानों में रुई ठूस ली थी जो मेरी आवाज ही तुझ तक नहीं पहुंच रही थी? नहीं माँ, बस मेरी कुछ देर को आंख लग गई थी। देख, अब आराम फरमाने का टाइम खत्म हुआ। अब जल्दी से जा और शाम हो चली है, अपनी जेठानी के लिए कुछ बना दे। देख, वो बेचारी गर्भवती है और अब हमें ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन माँ, भाभी की ही तरह मैं भी गर्भवती हूँ। अरे हाँ हाँ, हर गर्भवती औरत अपने ससुराल का ख्याल भी रखती है। कुछ समझ आया? अब जल्दी जा, वैसे भी बस खाना ही तो बनाना है। मैं कौन सा तुझसे तीर चलाने को बोल रही हूँ। भारती ने मुस्कान को बहुत बातें सुनाई। मुस्कान मन में उदासी लिए खाना बनाने चली गई। पहले उसने सभी घरवालों को खाना खिलाया और बाद में अपनी जेठानी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गई। जेठानी जी, खाना खा लीजिए। यहीं रख दो, 1 मिनट, कमरे से बाहर ही रहना। मुस्कान को तमन्ना ने दरवाजे पर ही रोक दिया। लेकिन क्यों जेठानी जी? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अगर गर्भवती औरत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजों को देखती है तो बच्चा भी सुंदर ही पैदा होता है। अगर मैं ऐसे में तुम्हें देखूंगी तो शायद ही मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित ना हो। बस इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है। क्या गुजारिश? यह है कि कल से मेरा खाना तुम किसी और के हाथ भेज देना, ओके? तमन्ना ने मुस्कान के हाथों से खाने की प्लेट छीनी और दरवाजा फट से बंद कर दिया। बेचारी मुस्कान उसे बाहर खड़ी देखती रह गई। इसी तरह भेदभाव में मुस्कान के दिन बीत रहे थे। दरअसल मुस्कान एक गरीब घर की लड़की थी जो न ही कुछ खास दहेज और न ही रंग रूप किसी की भी मालकिन थी। तो वहीं दूसरी तरफ तमन्ना रंग रूप और पैसा सभी चीजों में अमीर थी। ए मुस्कान, इधर आ। जी? आज तो मेरा इमली खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए कहीं से भी इमली लेकर आ। जी? लेकिन माँ ने इस कंडीशन में हमें घर से बाहर निकलने को मना किया है और जेठानी जी, बाहर धूप भी बहुत ज्यादा है। अरे तो क्या हुआ, है तो तू काली कलौटी, तो जाहिर सी बात है कि तेरी औलाद भी तेरी ही तरह काली कलौटी होगी। फिर ऐसे में तुझे बाहर धूप में जाने में क्या परेशानी है? जबान को लगाम दीजिए जेठानी जी, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है, समझिए? और हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मुझे इस काली कलौटी से माँ काली का रूप लेने में देर नहीं लगेगी। मुस्कान तमन्ना को बातें सुनाकर वहां से चली गई। ओहो, गर्भवती होते ही तो काले शाह में जान आ गई। जो भी हो, है तो ये मेरे पैर की जूती ही। तमन्ना अभी भी मुस्कान को कोई वैल्यू नहीं देती थी। इसी तरह से दिन बीत गए और दोनों ही बहुओं ने बच्चों को जन्म दिया। तमन्ना ने एक लड़का पैदा किया, जबकि मुस्कान ने 2 जुड़वा बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। तमन्ना बहू, तूने एक पोता देकर मेरी जिंदगी की सारी तमन्ना पूरी करवा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। भारती ऐसा बोल ही रही थी कि तभी मुस्कान का पति बोल पड़ा। माँ, मुस्कान ने अभी जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ, दोनों उसी की तरह हैं। तमन्ना का बेटा देख, कितना सुंदर और गोरा चिट्टा है। माँ, बस आप ये बातें बंद भी कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, भारती वहाँ से चली गई और जाकर अपनी दोनों बहुओं की छुट्टी के बारे में बात करने लगी। चलो अच्छा है, आज शाम को मेरी बहू को छुट्टी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। भारती शाम से पहले ही घर आई और तमन्ना के कमरे को अच्छे से सजा दिया और उसने एक केक भी मंगवाया, लेकिन मुस्कान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। शाम को जब दोनों बहुएं घर आई, स्वागत है मेरी बहू, ऐसे समझ कि आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। अब जल्दी से अंदर आकर मेरे घर को खुशियों से भर दे। भारती ने अपने हाथों से सहारा देकर तमन्ना को गाड़ी से उतारा और उसके बच्चे को गोद में लेकर वो कमरे तक उसे छोड़ने गई। वाओ सासू माँ, आप तो गजब हो,
वो तो मैं हूँ। अब जल्दी से अपने हाथों से केक काटकर मुंह मीठा कर दे। एक तरफ तमन्ना, उसका पति और भारती तमन्ना के बेटे का स्वागत धूमधाम से कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और उसके बच्चों को कोई गाड़ी से लेना भी नहीं आया था। आओ, हम अपने बच्चों को खुद ही अंदर लेकर जाएंगे। और तुम चिंता मत करना, जहाँ तुम्हारी और हमारे बच्चों की कोई जगह नहीं हो, वहाँ मेरी भी कोई जगह नहीं है। मतलब? तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ। मुस्कान घर के अंदर जाकर अपने कमरे में चली गई। बेचारे की कमरे की चादर भी सही नहीं थी। एक तरफ से केक खाने और हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर मुस्कान के पति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने और मुस्कान के कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। ये आप क्या कर रहे हो? मुस्कान, अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए एक अलग दुनिया बनाऊंगा, जहाँ हम खुश रह सकें। तुम भी मेरा साथ दोगी ना? दोनों ने ऐसा बोलकर सारा सामान बांध लिया और वहां से घर छोड़कर जाने लगे कि तभी भारती ने उन्हें रोक लिया। बेटा, ये बोरिया बिस्तर बांधकर तू कहाँ जा रहा है? बहुत दूर। लेकिन क्यों मेरे बच्चे? अपनी माँ को छोड़ते हुए तुझे अजीब नहीं लगेगा? बेटा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। आपको कैसा लगा जब मैंने इस घर से जाने की बात की है? लेकिन माँ, यही समय रोज झेलता हूँ और मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं इन सब को और झेल सकूं। जिस घर में मेरे बीवी बच्चों की कोई इज्जत नहीं है, उस जगह की मेरी आंखों में भी कोई इज्जत नहीं है। मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वहां लेकर जा रहा हूं जहां पर वो खुश रह सकें और उन्हें इस भेदभाव को न झेलना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत गलत किया। आज तक मैं अमीरी और पैसे के पीछे भागती रही और इस सब में ये नहीं जान पाई कि मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। लेकिन आज ये माँ अपने बेटे से माफी मांग रही है। पता है, जब बचपन में तुझसे प्लेट टूट जाती थी तो मैं तुझे डांटती थी, लेकिन माफ भी कर देती थी। उसी तरह से आज तेरी माँ से गलती हुई है तो तू भी मुझे माफ कर देना। अपनी माँ की बातें सुनकर विशाल की आंखें भर आई। माँ, मैं आपको इसी बात का एहसास कराना चाहता था। मैं आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से कभी भी भारती ने ना ही अपनी बहू में और ना ही अपने पोता पोती के बीच कोई भेदभाव किया। अपनी सास का बर्ताव देख तमन्ना भी अब मुस्कान से सही से पेश आती थी और अब घर में सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। ज्वाला एक अमीर औरत थी। उसके घर में उसके 4 बेटे, 2 बेटियां और उसका पति था। ज्वाला का पति विदेश में काम किया करता था। अब उसके बेटे भी जवान हो चुके थे, तो ज्वाला ने एक साथ अपने 4 बेटों की शादी कर दी और वो सभी विदेश में ही काम करने चले गए। मम्मी, क्या हुआ? मम्मा, अब तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं भिजवाया? क्या शांता बाई अभी तक तुझे नाश्ता नहीं देकर आई? लेकिन रोज तो वो बिना कहे दे आती है। ज्वाला ने ऐसा बोलकर अपनी नौकरानी को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर दिया कि तभी वहां पर पूजा आ गई। माँ, आज शांताबाई काम पर नहीं आई। उनकी बेटी ने मुझे फोन पर बताया था कि आज उनकी तबीयत सही नहीं है। ओहो, इन नौकरों की तो फितरत ही छोटी छोटी सी बातों पर छुट्टियां करना होती है। जो भी हो, बहू देख, मेरी शहजादी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है, तो तू इसके लिए नाश्ता बना ला। जी माँ, अभी लाई। पूजा नाश्ता बनाने जाने लगी। रानी उसे बड़ी गौर से देख रही थी। क्या देख रही है? माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने नौकरों को काम पर से हटा ही दे। लेकिन क्यों? अब घर में 4 भाभियां आ गई है, तो हमें नौकरों की क्या जरूरत? और वैसे भी 3 तो गरीब घरों से ही है, और तो और इनके तो रंग भी काम वालों की तरह सांवले ही है। तो घर में इनका होना या किसी नौकर का होना बिल्कुल एक बराबर है। तभी बेटी की बात सुनकर ज्वाला सोचने लगी कि तभी पीछे से उसकी छोटी बेटी चंचल आ गई। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है रानी। चाहे ये तीनों कैसे भी परिवार से आई हो, लेकिन अब हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तुम हमारी भाभियों को नौकरानी बनाने की सोच भी कैसे सकती हो? चुप कर चंचल, रानी सही कह रही है। ना तो ये तीनों दहेज ही कुछ खास लेकर आई और ना ही रंग रूप, तो हम क्यों इन्हें इतना ज्यादा सम्मान दे? मेरी बस एक बहू खास है और वो है रिया। सिर्फ वही मेरे बेटे की जिंदगी में धन संपत्ति, रंग रूप और दहेज लेकर आई है, तो बहू वाला सम्मान पाने का हक भी बस उसे ही है। ये तीनों तो बस घर की नौकरानियां बनने के लायक है। बेचारी चंचल अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाई। अगले दिन कोई भी नौकर काम पर नहीं आया।
अरे माँ जी, ये रामू काका और बाकी नौकर आज काम पर क्यों नहीं आए हैं? अब वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अरे अब इसमें लेकिन वेकिन क्या लाया? तुम मेरे घर की बहुएं हो और अब भी अगर मुझे घर में नौकर रखने पड़े तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? जिस तरह सारी बहुएं अपने घर के काम खुद करती है, अब से वैसे ही तुम भी किया करोगी। जी जी माँ, अब समझ गई तो जल्दी से अपनी बाकी देवरानी जेठानी को भी बुला ले और जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पूनम ने ऐसा ही किया। उसने पूजा और गोपी को भी अपने साथ लिया और तीनों घर के कामों में लग गई। पूनम, तुम जाकर कपड़े धो लो और मैं खाना बना लूंगी। और पूजा, तुम एक काम करो, तुम सफाई कर लेना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पौधों को भी पानी देना है, वो काम कौन करेगा? वो रिया जेठानी जी कर लेंगी। सही कहा, लेकिन वो है कहाँ? शायद अपने कमरे में होंगी, हमें उन्हें बुला लेना चाहिए। पूजा ने 1 से 2 बार रिया को आवाज दी कि तभी वहां पर ज्वाला आ गई। अरे ये क्या बदतमीजी है पूजा, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो माँ, मैं जेठानी जी को बुला रही थी, वो भी हमारे कामों में थोड़ी मदद करा देंगी। बिल्कुल नहीं, तुम लोग रिया को परेशान मत करो, ये घर के काम तुम लोग ही संभाल लो। पर माँ, अरे अब पर क्या, हम बहू का फर्ज होता है उसके ससुराल के कामों को अपने ऊपर लेना और अपने बड़ों से काम ना करवाना, समझी बहू? जी। जा तो अब जल्दी से अपने कामों में लग जा। बेचारी तीनों गरीब बहुएं घर के नौकरों की तरह काम कर रही थी, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, पौधों को पानी देना, खाना बनाना और भी वगैरह वगैरह। और ज्वाला की अमीर बहू रिया शहजादियों की तरह आराम फरमा रही थी। इसी तरह से दोपहर के 12 बज गए और तीनों बहुओं ने अपने अपने काम को निपटाकर चैन की सांस ली। आखिरकार आज इतने दिनों बाद इतना सारा काम करके तो मैं थक ही गई। सही कहा, लेकिन ये काम हमें रोज ही करना पड़ेगा। तीनों बहुएं बैठी हुई बात कर रही थी कि तभी रिया तैयार होकर बन ठन कर नीचे आई और खाने के टेबल पर आकर चिल्लाने लगी, शांताबाई, शांताबाई। रिया की आवाज सुनकर पूनम वहां आ गई। शांताबाई नहीं है। लेकिन क्यों? वो जेठानी जी, माँ ने ना सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। व्हाट? ये क्या बात हुई? अब मुझे ब्रेकफास्ट कौन देगा? आप खुद ही बनाइए। पूनम ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहां पर ज्वाला आ गई। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? रिया भला खुद नाश्ता क्यों लेगी? अरे तुम लोग हो तो सही घर में। जा जल्दी से जाकर अपनी जेठानी के लिए कुछ बढ़िया सा बना कर लिया। पर माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे जा भी। ज्वाला के कहने पर जबरदस्ती पूनम को रिया के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। रोज ही ये सिलसिला चल रहा था। ज्वाला रिया से एक भी काम नहीं करवाती थी और अपनी तीनों छोटी बहुओं को काम में लगाए रखती थी, लेकिन कभी भी वो तीनों इस बात का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि अनजाने में उसे अपना धर्म समझकर खुशी खुशी घर के सभी काम करती थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे और आज ज्वाला के घर में एक फंक्शन था। माँ, आज तो हम सभी के पति घर आ रहे हैं, तो क्या आज की पार्टी के लिए आपने कोई पार्टी प्लानर टीम बुलवाई है? कैसी टीम? मैंने कोई टीम वीम नहीं बुलवाई। जल्दी से तीनों काम पर लगो। पूजा, पूनम और गोपी तीनों मिलकर अपने घर को पार्टी के लिए सजाने लगे और ऐसा करते वक्त उन्हें चोट भी लग गई, लेकिन इन सब का ज्वाला पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इसी तरह से शाम हो गई और उन चारों के पति और ज्वाला के कुछ खास मेहमान आ गए। अरे गोपी, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तू है इधर उधर घूम रही है। जल्दी कर, सभी को ड्रिंक्स दे। जी। बेचारी गोपी, पूजा और पूनम पार्टी की सारी तैयारियां करके भी शांति से नहीं बैठी थी। अब उन्हें वहां वेटर्स की तरह भी काम करना पड़ रहा था, जिसे देखकर उनके पतियों को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो तीनों बोल पड़े, माँ, ये सब क्या है? आप सारे काम हमारी बीवियों से क्यों करवा रही हो? घर के सभी नौकर कहाँ हैं? बेटा, इस तरह चिल्ला मत। सारे मेहमान क्या सोचेंगे? और काम करवाने में बुराई क्या है? हर घर की बहुएं काम करती ही है। अच्छा, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती जिस तरह से आप गोपी और दोनों भाभीयों से करवा रही हो। अगर बहुएं काम करती है तो रिया भाभी से आप काम क्यों नहीं करवा रही हैं? अपने बेटी की बात सुनकर ज्वाला चुप हो गई। माँ बोलो, अब आप चुप क्यों हो गई हो? देवर जी, ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? मैं भी इस घर में काम करती हूँ। आप चुप रहिए भाभी जी, वैसे भी आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। माँ, इस तरह से अपनी ही बहुओं में भेदभाव अच्छा नहीं है। ज्वाला के बेटे उस पर गुस्सा कर ही रहे थे कि तभी गोपी बोल पड़ी, आप माँ को क्यों डांट रहे हो? हमें अपना धर्म निभाने में कोई परेशानी नहीं है।
बस हम माँ से यही चाहते हैं कि वो हमें भी बहू वाली जगह दे, और कुछ नहीं। अपनी बहू और बेटों की बात सुनकर ज्वाला को उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बेटों और बहुओं से माफी मांगी। माँ, इस तरह माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे। हमें आपकी माफी नहीं, मोहब्बत चाहिए। उस दिन के बाद से ज्वाला ने कभी भी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं किया। उसने वापस से सभी नौकरों को काम पर लगा लिया और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।